और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इलेक्शन जिंदाबाद में अब आपको दिखाएंगे दिया कबीरा रोए। तो चलते हैं सीधे अंशुमान त्रिपाठी के पास। नमस्कार, मैं हूं अंशुमान त्रिपाठी। लोकतंत्र का मतलब है जनता को अपनी सरकार चुनने और 5 साल में बदलने का अधिकार। आमतौर पर जनता 5 साल में सत्तारूढ़ दल के दावों और वादों की हकीकत से वाकिफ हो जाती है और अपने वोट से खुद तख्ता पलट कर देती है। आवाम के इस कहर को राजनीति की भाषा में सत्ता विरोधी लहर कहा जाता है। लेकिन जनता ने मनमोहन सरकार को 2 बार काम करने का मौका भी दिया है। हालांकि तब न सत्ता के विरोध में लहर थी और न ही सत्ता के पक्ष में। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता के पक्ष में लहर चल रही है। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो इसकी पड़ताल जरूरी भी है। वाराणसी में उमड़ा अपार जनसागर और गगनभेदी नारे अपने आप में ये दावा करते हैं कि ऐसा भव्य विहंगम स्वागत किसी प्रधानमंत्री का ही हो सकता है। पीएम मोदी अपने कार्यकाल के अंतिम पड़ाव में काशी में हुए इस अभूतपूर्व स्वागत से अभिभूत नजर आए। वे बहुत कृतज्ञ महसूस करते रहे। भाव विहल होकर वे कह उठते कि सत्ता पर जनता का विश्वास न सिर्फ बरकरार है बल्कि उनकी सत्ता के पक्ष में लहर चल रही है। देश में लोग खुद कह रहे हैं फिर एक बार हमारे देश में इतने चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद पॉलिटिकल पंडितों को अपने माथापच्ची करनी पड़ेगी कि आजादी के बाद इतने चुनावों में प्रो इनकम्बेंसी वेव पहली बार देश देख रहा है। जनता ने मन बना लिया है और इतिहास का मैं फिर कहता हूं पहला मौका है कि इस तरह का चुनाव लड़ा जा रहा है। गलत नहीं कह रहे मोदी जी। इन दिनों मोदीमय हो गई है वाराणसी और ऐसा मनोहारी दृश्य देखकर उनका बयान अस्वाभाविक भी नहीं। लेकिन वाराणसी के हुजूम जलसे को देखकर यह अंदाज लगाना कितना सही है कि देश भर में सत्ता के पक्ष में लहर चल रही है। दरअसल मोदी जी के साथ में विश्वास भरे विश्लेषण के पीछे ठोस वजह भी है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर हमले का सख्त फैसला। इसमें कोई शक नहीं कि इंदिरा गांधी के बाद किसी भी सरकार ने सीमा पार कर सैनिक असैनिक गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया था। भोली आम जनता इसे पाकिस्तान को सबक सिखाने का दुस्साहस मानकर बेहद प्रसन्न है। हालांकि सच ये भी है कि किसी सैन्य ठिकाने या एक भी आम पाकिस्तानी को कतई नुकसान न पहुंचने की पूरी एहतियात के साथ आतंकी ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई थी और पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की जाती रही है। लेकिन सरकारें अंतर्राष्ट्रीय छवि के मद्देनजर इन्हें छिपाने में यकीन करती रही। पहली बार कोई प्रधानमंत्री जनता को इस तरह का चुनावी संदेश दे रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने की नीति पहली बार शुरू की है। मोदी 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 बोलो मोदी मोदी। साथियों, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब यही आपके चौकीदार की सरकार ने किया है। हमने घर में घुसकर आतंकियों को मारा है। आतंक के सरपरस्तों को साफ कर दिया है। आज हर आतंकी के मन में ये डर है कि अगर उसने कोई गलती की
तो ये मोदी है, उसे पाताल से भी खोजकर ठिकाने लगाएगा। भारत के खिलाफ किए गए हर गुनाह की सजा उसको पानी पड़ेगी। सेना के शौर्य का सीना पीटकर धड़ल्ले से बीजेपी का ये इस्तेमाल विरोधी दलों को कतई पसंद नहीं आ रहा। ना है तो ना है, मोदी तो मोदी है। चुनाव आयोग गूंगा बहरा हो गया है। पाताल से खोजकर मारूंगा जैसे किसी प्रधानमंत्री का बयान देश के युद्धोन्मादियों के हुंकारों को भड़काने के लिए काफी है। हिंदू राष्ट्रवादियों को चुनावी लहर बनाने में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों की क्रोधाग्नि भरे बयानों से काफी मदद मिली। भूख और बेरोजगारी से लड़ रहे समाज को भरमाने के लिए इससे बेहतर रणनीति और क्या हो सकती है। दरअसल देश के हिंदी भाषी प्रदेशों में सामंतवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि थानेदार को थप्पड़ मार देने वाला ही सच्चा नेता माना जाता है। ऐसे में पाकिस्तान में घुसकर हमला करने को तो ऐसा मतदाता प्रधानमंत्री पद की सबसे जरूरी योग्यता मान बैठता है। कहा यही जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। आज तक किसी और की हिम्मत नहीं पड़ी पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की। ऐसे मतदाताओं को ये समझाना कठिन है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शत्रु को हराने के लिए हथियार उठाना कमजोरी का प्रतीक होता है। इसीलिए तरह तरह के प्रतिबंधों के जरिए हथियार डलवाए जाते हैं, यानी निरस्त्रीकरण के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन मतदाताओं को विपक्ष ऐन चुनाव के वक्त शिक्षित करने की हालत में नहीं। पिछले 70 बरस में हिंदी पट्टी में दक्षिण भारत के मुकाबले शिक्षा का स्तर जानबूझकर बेहतर नहीं किया गया ताकि उनकी राजनीति चल सके। अब भी विपक्ष जात पात के सहारे चुनाव लड़ने को मजबूर है। बात भूख और बेरोजगारी की भी कर रहा है, नोटबंदी की मार और जीएसटी की बीमारी की भी कर रहा है। उसकी बातों से लहर नहीं उठ रही। हाँ, महंगाई और आर्थिक मार से जमीन के भीतर ही भीतर जलजला उठने का खतरा पैदा हो गया। इसे अंडर करंट कहा जाता है। यह जनता की लहर होती है। इसका कोई सबूत नहीं होता, लेकिन असर भयंकर होता है। सवाल यही है कि कहीं प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी से बड़ा पेश कर भरमाया तो नहीं जा रहा। नमो मंत्र को ब्रह्मास्त्र बनाने की वजह से कहीं उन्हें यह तो नहीं लग रहा कि सत्ता के पक्ष में लहर चल रही है। दरअसल भीड़ देख सत्ता के पक्ष में लहर को आंका जा रहा है। सत्ता के पास धनबल होता है। धनबल से जनबल जुटाना कोई बड़ी बात नहीं। मनरेगा में लंबे वक्त से भुगतान की रुकावट ने निचले तबके के लोगों को चुनाव के वक्त नया रोजगार दे दिया। अच्छी बात है, चुनाव इस लिहाज से अच्छे भी है। इन दिनों सत्तारूढ़ पार्टी 500 रुपए प्रतिदिन और खाना पीना देती है, तो दूसरी पार्टियां कुछ कम अदा करती हैं। दरअसल एक अनुमान के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसका 90% हिस्सा बीजेपी खर्च रही है। यह इसलिए भी सच मालूम पड़ रहा है क्योंकि राजनीतिक दलों को घोषित तौर पर जो चंदा दिया जा रहा है उसका 90% हिस्सा बीजेपी को मिल रहा है। ऐसे में महीने भर से ज्यादा चलने वाला आम चुनाव सही मायने में लोकतंत्र का पर्व बन गया है। झंडे, बैनर, टेंट, टीवी विज्ञापन, प्रचार सामग्री, बड़े पैमाने पर गाड़ियों और विमानों का इंतजाम, ठहरने, रहने और खाने की व्यवस्था और इसके अलावा भी बहुत कुछ वोटरों को लुभाने के लिए किया जा रहा है। सत्ता के पक्ष में बड़े पैमाने पर बनाई जा रही इस लहर ने कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। इस तरह से ये लोग चुनाव लड़ते हैं, पैसे ऐसे बांट के, और इस तरह से गांव में जाके मीडिया के सामने जूते बांटना या साड़ी का वितरण करना, ये गलत बात है। ऐसे नहीं चुनाव लड़े जाते। चुनाव ऐसे लड़े जाते हैं कि आप जाइए, लोगों के बीच में जाइए, उनकी समस्याओं को सुनिए और उनको हल करने की कोशिश करिए और अपनी बात बताइए कि आपकी पार्टी क्या करेगी जनता के लिए। और अमेठी की जनता किसी के सामने कभी भी गिड़गिड़ाई नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, मैं अमेठी आ रही हूँ जब से मैं 12 साल की थी, ठीक है, तब से मैं आ रही हूँ। यहाँ की जनता ऐसी नहीं है। आजादी के बाद से धीरे धीरे मजबूत हुई काली अर्थव्यवस्था ने हमारे संसदीय लोकतंत्र का रूप स्वरूप ही बदल दिया। राजनीतिक पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से कालाधन स्वीकार कर रही हैं। कोई रोक टोक नहीं है। देश के चंद बड़े पूंजीपति घरानों ने अपने व्यावसायिक हितों के लिए चुनाव में अपने अपने घोड़ों पर करोड़ों अरबों झोंक दिए। हालात तो ये है कि जनता अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए एक तरफ है तो दूसरी तरफ आवारा पूंजी के अरबपति घराने। सत्ता के पक्ष में लहर बनाने में इनके योगदान को साफ समझा जा सकता है।
इस चंदे से देश की एक राजनीतिक पार्टी किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी से ज्यादा पैसे विज्ञापन पर खर्च कर रही है। आप समझ सकते हैं कैसे। आजादी के बाद से काला धन राजनीतिक व्यवस्था को पोषित करता रहा, तो अब ये राजनीतिक व्यवस्था को अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। हालात तो इस कदर बिगड़ गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है। अदालत ने आदतन करोड़ों अरबों का कर्ज अदा न करने वाले बड़े कारोबारियों के नाम आरटीआई के तहत जाहिर करने का आदेश दे दिया। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ रहा है कि रिजर्व बैंक इस मामले पर पर्दा डाल रहा है। अब जाकर विपक्षी राजनीतिक दलों को समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र में इस काले अर्थतंत्र ने किस कदर कब्जा कर लिया है कि विपक्ष अब खुद को लाचार महसूस कर रहा है। लिहाजा उसे अब देश में चुनाव कराने के लिए राष्ट्रीय चुनावी फंड की जरूरत समझ में आने लगी है। पिछले चुनाव से कहीं बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, वो आपके सामने है। इसीलिए हमने अपने मैनिफेस्टो में जो कई चीजें कही हैं, उसमें ये बात कही कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, चुनाव की प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए और एक नेशनल फंड कायम करेगी कांग्रेस पार्टी जब हम जीत सरकार अगर हम बनाएंगे, ताकि पारदर्शिता भी आए और पैसे का प्रयोग, उसका प्रभाव कम किया जाए हमारे प्रजातंत्र पर। इसी काले अर्थतंत्र की छाया देश की सरकारी कंपनियों पर पड़ गई है, जिनको कमजोर करने और अपनी निजी संपत्तियां बनाने और बढ़ाने के लिए इनके निदेशक मंडलों में पार्टी के नेता बिठाए जाते हैं। राफेल खरीद से लेकर कोयला, लौह अयस्क और कई तरीके के खदानों के आवंटन से जुड़े व्यावसायिक घराने, वायु सेवाएं, प्राकृतिक गैस और पेट्रोकेमिकल कंपनियां और टेलीकॉम सेक्टर के पूंजीपतियों की राजनीति में अचानक दिलचस्पी और दखल बढ़ गया है। वे देश के सरकारी बैंकों से कर्ज लेकर करोड़पति से अरबपति हो गए। ये गिद्ध की तरह जल्द बिकने वाली सरकारी कंपनियों की लूट के लिए कतार लगाए बैठे। असलियत तो ये है कि सत्तारूढ़ दल को संसाधनों की कोई कमी नहीं, वहीं योजनाबद्ध तरीके से विपक्षी दलों के काले धन के सारे स्रोत बंद कर दिए गए हैं। नोटबंदी जैसे कठोर कदम उठाने के पीछे भी इसे ही एक बड़ी वजह माना जाता है। बताया जाता है कि 2018 के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त तो तंगहाली की वजह से कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा। बीजेपी की सबसे बड़ी कामयाबी तो ये मानी जानी चाहिए कि उसने विपक्षी एकता की न सिर्फ हुंकारों को शांत कर दिया, बल्कि एक बड़े दावेदार नीतीश कुमार को अपने पाले में कर लिया। अगर रणनीति की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत अभियान में पिछले 10 साल से काम कर रही है। उसकी छवि बिगाड़ने से लेकर उनकी रसद कहां से आती, इस पर भी शोध हुआ। इस बार विपक्षी दलों के नेताओं के ठिकानों पर पड़े छापों को भी इसी के तहत देखा जा रहा है। छापों से विरोधी दलों की माली कमर तोड़ दी गई। ऊपर से इन छापों का चुनावी इस्तेमाल विपक्ष की छवि खराब करने में भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार बनी अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, लेकिन इनकी मास्टरी देखिए, इनकी कलाकारी देखिए। अरबों खरबों रुपये की लूट के सबूत मिल चुके हैं भाइयों, सबूत मिल चुके हैं। बड़े बड़े लोगों के बंगलों से कैसे करोड़ों का काला धन इधर से उधर हुआ, इसके सबूत आज सामने खड़े हैं। मारे डर के कुछ राग दरबारी कल तो किसी के यहां से रुपये पड़े तो कांग्रेस के इस परिवार के खासम खास वहां पहुंच गए। संसाधनों के दम पर जमीन से आसमान तक बीजेपी के प्रचार का चक्रवात दिखाई पड़ रहा है। पीएम मोदी और अमित शाह समेत सभी स्टार प्रचारक पूरे देश को दिन में कम से कम एक बार जरूर नाप रहे हैं। शायद ऐसे ही मंजर को देखकर पीएम मोदी पहली बार सत्ता की पक्ष में लहर बता रहे हैं। 2004 में भी इसी तरह इंडिया शाइनिंग का भौकाल खड़ा किया गया था, लेकिन मोदी की रणनीति बीजेपी के स्वर्गीय नेता प्रमोद महाजन से अलग है। उस वक्त सकारात्मक प्रचार पर जोर दिया गया। क्यों? क्योंकि अटल जी की छवि एक उदारवादी राष्ट्रवादी की थी। मोदी जी उनसे एकदम अलग है। अपने पूरे कार्यकाल में मोदी अपनी सियासी गतिविधियों और फैसलों से नुकसान की खबरों को मैनेज करने में सबसे बेहतर रहे हैं। उन्हें खबरों पर नियंत्रण के लिए आपातकाल भी नहीं लगाना पड़ा। कहा जाता है कि गुजरात के मुख्यमंत्रित्व वाले दौर में उनकी नेगेटिव खबरों को या तो दबाया जाता रहा है या फिर विरोधी की कमियों से जुड़ी खबरों को ऐसे मौकों पर जबरदस्त तरीके से उछाल दिया जाता रहा। भूलना नहीं चाहिए कि बीजेपी के मीडिया इंचार्ज के रूप में नरेंद्र मोदी ने अपनी मीडिया मैनेज करने की क्षमता विकसित की थी। 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने के पीछे उनकी ये कला बेहद काम आई। नकारात्मक छवि के साथ ही सही लगातार मीडिया में बने रहने का हुनर उन्हीं के पास है।
उनके तर्कश में हर स्तर के मतदाता को वशीभूत करने लायक हर तीर है। भाषण के साथ भाव और भाषा के जबरदस्त उतार चढ़ाव और डायलॉग डिलीवरी के खास अंदाज के साथ जब वो शब्दों के शरसंधान करते हैं तो हर राजनीतिक उनके सामने पानी भरता है। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का तो मानना है कि कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन यानी लगातार ध्यान भटकाने की कला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई सानी नहीं है और यही उनकी सफलता का राज भी है। अब इन चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी विकास पर कम और पाकिस्तान से शुरू होकर राष्ट्रवाद, बालाकोट, पुलवामा, साध्वी प्रज्ञा, राम भक्त, पटेल और नेहरू से होते हुए अब अति पिछड़ी जाति के मुद्दे पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो अब हर व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसका भी नाम मोदी है वो सारे चोर क्यों है? भाइयों बहनों, पिछड़ा होने की वजह से हम पिछड़ों को अनेक बार ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ी है। अनेक बार कांग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली, मेरी जाति बताने वाली गालियां देने में कोई कमी नहीं रखी है। बीजेपी की रणनीति उत्तर भारत के नुकसान की भरपाई उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के राज्यों से करने की थी। पश्चिम बंगाल के ध्रुवीकरण से टीएमसी और बीजेपी दोनों को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। नुकसान के खतरे के बावजूद पूर्वोत्तर में एनआरसी के मुद्दे को टेस्ट के तौर पर उतारा गया है। जाहिर है इस मुद्दे से पूरे देश में हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण करने की भावी योजना है। बीजेपी ने कहना भी शुरू कर दिया है कि पूरे देश में एनआरसी लागू किया जाएगा। एनआरसी को देश भर के अंदर एनआरसी को इंप्लीमेंट कर एक राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की रचना करेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आसपास के देशों से वहां की धार्मिक लघुमती जो यहाँ शरणार्थी बनकर आई है, इनको नागरिकता देने के लिए भी हमने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। सत्ता के पक्ष में लहर अगर है तो उसके पीछे यही मोदी मैजिक है, लेकिन इस बार मोदी मैजिक चलेगा क्या, ये कहना मुश्किल है। फिर भी हमारा देश चमत्कार को नमस्कार करता है। पीएम मोदी ने एक चमत्कारी राजनीतिज्ञ की छवि बनाई है। इसमें हिंदुत्व की छौंक लगाकर उन्होंने एक ऐसी बड़ी जमात खड़ी कर ली है जो मोदी के विरोध में कोई दलील सुनने को तैयार नहीं। सारे तर्क तब बेकार हो जाते हैं जब ऐसे युवा कहते हैं कि कुछ भी हो अपना मोदी आएगा। अपना मोदी आएगा, तू उठ जा अपने भ्रम से, तू मान ले इस बात को, झूठे नहीं सच्चे वादे के इस बात को ना मुकराएगा। आएगा अपना मोदी आएगा, अमित जैसा शाहलाला तुझे ना मिल पाएगा। अपना मोदी आएगा, ये बहुमत से ही आया था फिर बहुमत लेकर आएगा। अपना मोदी आएगा, अपना मोदी आएगा, अपना मोदी आएगा। कैसे आएगा, क्यों आएगा, इससे कोई मतलब नहीं। कहना न होगा कि इस बार ऐसे 15 करोड़ युवा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यही भावी भारत का भविष्य तय करेंगे। ये भी तय करेंगे कि बालाकोट जैसे फैसले जरूरी हैं या रोजगार, या फिर दोनों। इनमें मोदी समर्थक ज्यादा मुखर है। केवल कुछ फीसदी युवा खुलकर रोजगार, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। फिर भी बड़ी तादाद में नौजवान खामोश हैं।
इसी नई पीढ़ी को तय करना है कि लहर सत्ता के पक्ष में है या सत्ता विरोधी लहर। अंशुमान त्रिपाठी, सूर्य समाचार। और आखिर में यही कहना चाहेंगे कि सत्ता के पक्ष में लहर के सच को अगर आप सचमुच समझना और महसूस करना चाहते हैं तो आप अपना टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल कुछ देर के लिए बंद कर दीजिए। आपको महसूस हो जाएगा कि कोई लहर भी है या नहीं। आज सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।